चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की इसके अंदर सिर्फ डेफिनेशन दी हुई है। देखें ये आपको इसी तरह वर्ड टू वर्ड याद करनी पड़ेगी। इकोनॉमिक्स जो है वो जिस तरह आपकी फ़िज़िक्स है, साइंस है, बायो साइंस है या कोई और सब्जेक्ट जैसे है, ये भी एक साइंस है। लेकिन ये जो साइंस है ना, ये उस तरह की ये बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर को बताती है। ह्यूमन बिहेवियर किस बारे में, गुड्स के बारे में और सर्विसेज के बारे में ह्यूमन किस तरह बिहेव करता है, इसमें हम ये पढ़ते हैं। ये देखें सेकंड पैराग्राफ में इनकी जो है वो बहुत ही इजी डेफिनेशन लिखी हुई है। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंगेज आवरसेल्व्स इन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि ह्यूमन बिहेवियर किस बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और कंजम्पशन। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन किस चीज़ की, या फिर गुड्स की हो सकती है या फिर सर्विसेज की। ठीक है, बेसिकली इकोनॉमिक्स के अंदर हम ह्यूमन बिहेवियर पढ़ते हैं, किसी भी के ह्यूमन जो है वो किस तरह बिहेव करता है गुड्स और सर्विसेज को लेकर। इसी तरह इकोनॉमिक्स की आगे जाके दो दो ब्रांचेज हैं। एक होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और दूसरी है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। Normative economics is a branch of economics that incorporates with the value judgments. इसके अंदर जो है ना ये डिटेल स्टडी होती है। नॉर्मेटिव स्टडी के अंदर सिर्फ ये नहीं बताते। देखें बेसिकली इकोनॉमिक्स की जो है ना, वैसे तो हमने दो मेजर टाइप्स होती हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है और एक जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। इसी तरह जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है ना, इस ब्रांच के अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर जो आ जाए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ माइक्रो क्या होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये आ जाता है, ये अभी आप आगे जाके पढ़ेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये आ जाता है, हम माइक्रो लेवल पर जो चीज़ें पढ़ते हैं, मतलब कि इंडिविजुअल लेवल पर जो पढ़ते हैं। जैसे कि किसी एक पर्सन की जो चॉइस होती है, किसी एक पर्सन की उसके वो अपने सेक्रेट रिसोर्सेज को किस तरह यूज़ करता है, ये सारा ये डिस्टिंक्शन बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के पैराग्राफ में लिखा हुआ है। पेज नंबर आपको बता देता हूँ मैं, पेज नंबर 3 के ऊपर। अच्छा जी, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम जो है वो पढ़ते हैं माइक्रो लेवल के ऊपर कि इंडिविजुअल किस तरह अपने चॉइसेस सेलेक्ट करता है। इंडिविजुअल्स कौन, हाउस होल्ड आ जाते हैं इसमें, इंडिविजुअल फर्म्स आ जाती हैं, इंडिविजुअल पर्सन आ जाते हैं। ठीक है, वो अपने रिसोर्सेज को किस तरह बेनिफिशियली यूज़ करता है। और इसके अंदर डिमांड एंड सप्लाई का यूज़ आता है, लेकिन किस लेवल पर आता है, इंडिविजुअल लेवल पर आता है। ये भी आप पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं पढ़ते, हम एक लार्जर स्केल के ऊपर पढ़ते हैं। एक एग्रीगेट लेवल के ऊपर हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं। इसके अंदर हम डिमांड और सप्लाई जो पढ़ते हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे नहीं पढ़ते, डिमांड और सप्लाई एज एन एग्रीगेट लेवल पे पढ़ते हैं। इसके अंदर हम मतलब कि अगर आप किसी एक पर्सन की चॉइसेस को आ जाएंगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में फॉल करेगा। लेकिन अगर आप किसी कंट्री की कोई कंट्री या कोई इंडस्ट्री किस तरह चूज़ करती है उसकी चॉइसेस पर आ जाएंगे तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में फॉल करती है। अच्छा जी, माइक्रो इकोनॉमिक्स की यहाँ से हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द पार्ट ऑफ इकोनॉमी स्पेशली सच टॉपिक एज मार्केट्स, प्राइसेस, इंडस्ट्री, डिमांड एंड सप्लाई। देखें इसमें हम मार्केट्स के बारे में पढ़ते हैं, प्राइसेस के बारे में पढ़ते हैं, इंडस्ट्री, डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि डिफरेंस क्या है, इसमें हम इंडिविजुअल लेवल पर पढ़ते हैं। इट कैन बी थॉट ऑफ अ स्टडी ऑफ ए इकोनॉमिक ट्रीज एज कम्पेयर टू मैक्रो इकोनॉमिक्स विच इज़ अ स्टडी ऑफ एंटायर इकोनॉमिक फॉरेस्ट। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं जिस तरह के हम माइक्रो इकोनॉमिक, इसकी एक एग्जांपल दे रहे हैं कि फॉर लेट्स सपोज कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एंटायर एक फॉरेस्ट है, एक पूरा जंगल है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स उसमें सिर्फ एक एक दरख्त है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो आप स्मॉलर लेवल पर पढ़ते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स एज एन एग्रीगेट लेवल पर पढ़ते हैं। अच्छा जी, जिस जिस तरह आप आगे जाते रहेंगे आपको इसके डिफरेंशिएट और क्लियर होता जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द एंटायर इकोनॉमी। एंटायर इकोनॉमी से क्या मतलब है, एंटायर लेवल
कि किसी स्टेट के लेवल पे, किसी वर्ल्ड लेवल पर हमारी अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, हमारी प्रोडक्शन कितनी है, हमारी इन्फ्लेशन कितनी है। जिस तरह आजकल के आप न्यूज़ में देखते हैं, रोज़ न्यूज़ आ रहे हैं हमारे जो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर है वो इतना ग्रो कर दिया है। तो ये सब कुछ हमारा मैक्रो लेवल पर आता है। एंड अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इतना ज़्यादा ज़्यादा चला गया या इतना कम हो गया है, इन्फ्लेशन हमारी इतनी बढ़ गई है। तो ये सब कुछ हमारा जो फॉल करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में फॉल करता है। इसी तरह अगर किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट या किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट या किसी एक स्पेसिफिक गुड की सप्लाई और डिमांड को अगर आप पढ़ते हैं, उसकी चॉइसेस को पढ़ते हैं, उसकी कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ते हैं, तो वो सारा आपका फॉल करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। इज इट क्लियर? वेट जूम कर रहा हूँ। देखिए ये फॉन्ट साइज ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? अच्छा जी, अब यहाँ पर हम इस टॉपिक पर आ जाए, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स के ऊपर। इसमें सबसे पहले आपको बताते हैं कॉस्ट क्या है, एनालिसिस क्या है। इसमें फिर डिफरेंट टर्म्स हैं जो आपके इकोनॉमिक्स में यूज़ होती हैं। ये टर्म्स आप याद करेंगे तो आपको आगे इकोनॉमिक्स समझ आएगी। सबसे पहले ही टर्म जो यहाँ पे बताई गई है वो है रैशनल चॉइस। रैशनल चॉइस क्या होती है? देखें, रैशनल चॉइस जैसे कि आपको वर्ड से भी पता कर रहा है कि जो भी कोई समझदार बंदा जो चॉइस चूज करेगा ना, वो एक रैशनल चॉइस होगी। किसी इमोशंस की ऊपर नहीं ये चॉइस होनी चाहिए, किसी के बिहेवियर पे नहीं होनी चाहिए, किसी आपको कोई बाइसनेस इसमें इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। रेशनल होने चाहिए। रेशनल क्या है? रेशनल का वर्ड, रेशनल किसे कहते हैं? समझदारी के साथ। कोई भी एक समझदार बंदा जो है जो चॉइस करेगा ना, अगर उसको 2 से 3 चीज़ों की चॉइस दी जाएगी तो उन 2 से 3 चीज़ों के ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो उसमें से जो वो चॉइस करेगा, इस चॉइस को कहते हैं रेशनल चॉइस। रेशनल चॉइस इज अ चॉइस बेस्ड ऑन प्योर रीजंस। लेकिन जब आप कुछ भी समझदारी के साथ कोई भी ऑप्शन चूज करते हैं तो वो किसी रीजन, किसी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस करते हैं। तो वो किसी रेशनल डिसीजन के ऊपर, रेशनल रीजंस के ऊपर बेस करती है। तो इसी को हम रेशनल चॉइस कहते हैं। अ, आगे इसमें आ जाते हैं ऑप्टिमम। ऑप्टिमम लेवल कहते हैं मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ बेस्ट 100% प्रोडक्ट। कोई भी जब इंडस्ट्री जो है वो ऑप्टिमम लेवल पर उस वक्त प्रोडक्ट करती है जब वो 100% अपने रिसोर्सेज को फुली यूज़ कर रही हो, बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट दे रही है। उसके बाद तीसरी टर्म आ जाती है इक्विटी इन। इक्विटी इन इकोनॉमिक्स। इक्विटी इन इकोनॉमिक्स का मतलब है कि आप आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं आपको उनको आप इक्वली और फेयरली यूज करें अकॉर्डिंग टू द ड्यू शेयर। उसके बाद आ जाते हैं नेपोटिज्म। नेपोटिज्म जैसे कि आपको वैसे भी पता है, अनफेयर मीन्स किसी भी उसमें यूज करना। ठीक है, बार्टर ट्रेड। बार्टर ट्रेड एक इम्पोर्टेंट टर्म है, इसको याद करिएगा। बार्टर ट्रेड देखें, जब
पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि जो है ना लोग चीज़ों के बदले चीज़ें मतलब कि पैसे तो होते थे, मनी का तो कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। तो लोग क्या करते थे कि गुड्स के बदले गुड्स को ही गुड्स का ही ट्रेड करते थे। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने अगर किसी के पास सेब हैं तो वो सेब के बदले और किसी फॉर एग्ज़ाम्पल पर्सन ए के पास प्रोड्यूस करता है, एप्पल्स प्रोड्यूस करता है, और पर्सन बी जो है वो कुछ और कोई और वेजिटेबल या कोई मेटल उसके पास है, तो वो उसके पास वो है। तो वो क्या करेगा, अब ए को चाहिए मेटल और बी को चाहिए एप्पल्स, तो वो क्या करेगा, अपने जो दोनों गुड्स हैं दोनों एक दूसरे की गुड्स एक्सचेंज कर लेंगे गुड्स के बदले। इसी ट्रेड को कहते हैं बार्टर ट्रेड। इसके अंदर नॉन मोनेटरी ट्रेड होता है। नॉन मोनेटरी ट्रेड का मतलब है इसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होती, एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स। ये बस आपको टर्म्स याद पता होनी चाहिए कि ये टर्म्स हैं क्या। यहीं पे नीचे आ जाए, आपको एक एग्जांपल दी हुई है रेशनल डिसीजन की, ऑप्टिमम चॉइस की ना, कि आपको कॉस्ट बेनिफिट सबसे ज़्यादा किस में हो रहा है। लेट्स सपोज एक पर्सन है, उसकी उसकी सैलरी है 15,000 पर मंथ, ठीक है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 1000 रुपीज़, और उसको नेट बेनिफिट देखें, जो नेट बेनिफिट उसे मिल रहा है उसको तो 1000 रुपीज़ उसके आने जाने के लग रहे हैं, तो उसे 14,000 पड़ रही है। उसी तरह वही पर्सन है, वो रहता है लाहौर में, लेकिन उसको गुजरांवाला के अंदर कोई जॉब मिल रही है और वो उसे पे करें 20,000, लेकिन उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो 7,000 है, तो उसका नेट बेनिफिट जो है वो उसे कम मिलेगा एज कम्पेयर टू उस जॉब के जो कि उसे 15,000 जिसमें सैलरी मिलेगी, उसका नेट बेनिफिट सिर्फ 13,000 मिलेगा। तो जो रेशनल पर्सन होगा उसके लिए ऑप्टिमम चॉइस ये होगी कि वो जॉब ए को चूज करे, ना कि जॉब बी को चूज करे। अच्छा जी, यहाँ पर इसके बाद बताइए कि कोई भी प्रोड्यूसर जो है वो किस तरह एक ऑप्टिमम डिसीजन चॉइस चूज करता है। वो सबसे पहले ये देखता है कि जब वो कोई कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने जा रहा है तो उसके ऊपर उसकी कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट कितनी लगेगी। मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं एडिशनल कॉस्ट को, ये टर्म भी याद रखिएगा। मार्जिनल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट उसकी कितनी लगेगी, एडिशनल मटेरियल कितना लगेगा, एडिशनल उसको लेबर कितनी लगेगी, ये सारी चीज़ें कॉस्ट से आती है। और फिर वही कंपेयर करता है कि ठीक है इसकी कॉस्ट तो लग रही है, उस कॉस्ट के बदले में उसको बेनिफिट कितना मिल रहा है, उसको फ़ायदा कितना हो रहा है। मतलब कि अगर वो 100,000 लगाता है किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, तो वो उसके आगे कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है, वेदर वो इतने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है कि जिनको वो सेल आउट भी कर सके अच्छी सेलिंग प्राइस पे और नॉट। ये सारे डिसीजन इकोनॉमिस्ट ही लेते हैं फंड्स के अंदर। उसके बाद एक टर्म आ गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप बस इतनी सी लाइन याद रखिएगा, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। मतलब कि आपको दो चॉइसेस दी गई हैं कि आप 50 एक बुक आप बाय कर लें, ठीक है, और दूसरी आपको चॉइस दी, आपको भूख लग रही है, आपको और आपके पास ओनली 50 रुपीज़ है, ठीक है। देखें ले हमेशा जो जब भी आपके पास रिसोर्सेज हमेशा सेक्रेस होते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आता ही वहीं पर है जहाँ पर आपके पास रिसोर्सेज सेक्रेस होते हैं। रिसोर्सेज सेक्रेस का मतलब क्या है, रिसोर्सेज जो आपके पास लिमिटेड है, ठीक है। अब आपने कोई सी दो चीज़ें चूज़ करनी है, वेदर यू चूज़ 50 बनानाज और 50 एप्पल। अब आपके पास सिर्फ 50 रुपीज़ है और आपके पास सिर्फ 50 रुपीज़ है। आपको अगर आप 50 बनाना चूज़ करते हैं तो फिर आप जो फॉरगॉन करेंगे वो आप 50 एप्पल चूज नहीं कर सकते, वो आप नहीं खरीद सकते, वो आप बाय नहीं कर सकते। तो इसके नतीजे में आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो अपॉर्चुनिटी लूज कर रहे हैं, वो 50 एप्पल्स की है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप 50 एप्पल्स चूज कर रहे हैं तो जो आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज कर रहे हैं वो 50 बनानास की है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, ये बहुत ही मेजर कॉन्सेप्ट है।
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लियर है, ये बहुत ही मेजर कॉन्सेप्ट है ये। यहाँ पर जो एग्जांपल दी हुई है वो बहुत मुश्किल दी हुई है, इसे आप छोड़ दें। इतना याद रखिएगा, सिर्फ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जो आपके पास होता है, कोई से दो ऑप्शन दिए गए हों, एक चूज कर सकते हैं, जो दूसरा चूज नहीं कर सकते वही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। अब्दुल्ला, हैदर, निमरा, ये क्लियर है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? हैदर, अब्दुल्ला, क्लियर है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? देखेंगे आगे, ये एक एग्जांपल दी हुई है। आपके पास चॉइस है कि आप, आपके पास 200 रुपीज है, आप उसकी बुक खरीद सकते हैं, आपके उसके क्लोथ्स खरीद कर सकते हैं, और आप उसकी चैरिटी दे सकते हैं। ठीक है, अब आपने जो बेनिफिट अपना वो करना ना, वो आपने मैयर करना, वो अपने यूटिलिटी में मैयर करना है। यूटिलिटी किसे कहते हैं? सेटिस्फेक्शन में, कि आपको बुक खरीदने से कितनी सेटिस्फेक्शन होगी, आपको क्लोथ्स खरीदने से कितनी सेटिस्फेक्शन होगी, और आपको चैरिटी देने से कितनी है। आपके पास 200 है, आपने, आपको जो सेटिस्फेक्शन एक बुक खरीदने से हो रही है वो 10 यूनिट्स हो रही है। उसके बाद सेटिस्फेक्शन में याद रखिएगा, यहाँ पर मैं सेटिस्फेक्शन मेजर कर रहा हूँ, आपको क्लोथ्स बाय करने से जो सेटिस्फेक्शन हो रही है वो 5 हो रही है, लेकिन अगर आप वही पैसे, वही 200 रुपीज़ चैरिटी करें तो आपको सेटिस्फेक्शन जो है वो 20 यूनिट्स की हो रही है। तो फिर इस सिचुएशन में आपको चाहिए कि आप चैरिटी करें। इज इट क्लियर? अच्छा, अभी मैंने आपको मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट का बताया था, अभी मैं आपको पहले ही ऊपर ही बता चुका हूँ, ये आप यहाँ पर दे रहे हैं। दोबारा बताऊँ? ये आपको क्लियर है? इसको एक बार रीड आउट कर लो। जी, सिंपली मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल जहाँ पर पूरी इकोनॉमिक्स में आपका जहाँ पर भी मार्जिनल वर्ड आएगा ना, चाहे वो कॉस्ट के साथ है, चाहे वो बेनिफिट के साथ है, चाहे वो रेवेन्यू के साथ है, जिस जगह पर भी मार्जिनल मार्जिनल का वर्ड आएगा ना, उससे तो आपने पहले तो ये कॉन्सेप्ट तो ले लेना कि नहीं एडिशनल आ रहा है। अब आगे बेशक वो मार्जिनल कॉस्ट हो तो वो बन जाएगा एडिशनल कॉस्ट, अगर मार्जिनल बेनिफिट हो तो वो बन जाएगा एडिशनल बेनिफिट। लेट्स सपोज आप पहले 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करते थे, अब आप 150 प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 150 प्रोड्यूस करने पे एडिशनल कॉस्ट लगेगी ना। वो जो 50 यूनिट्स आप एडिशनल प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आपको कहलाएंगे मार्जिनल यूनिट्स, और उन पे जो कॉस्ट लग रही है वही आपकी कहलाएगी मार्जिनल कॉस्ट, और उन यूनिट्स को प्रोड्यूस करने से जो आपको एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है वही आपको कहलाएगा मार्जिनल बेनिफिट। समझ आई इस बात की? इसको एक बार रीड आउट कर लो। हाँ जी, आगे चलें। अगला जो टॉपिक है ये
काफ़ी लेंथी टॉपिक है और ये आपको बहुत ही उससे समझना पड़ेगा। PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखें जी, मैंने आपको बताया कि आपके पास हमेशा किसी भी कंट्री, किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी फर्म के पास जो है ना, रिसोर्सेज हमेशा सेक्रेस होते हैं। सेक्रेस क्या मतलब है? लिमिटेड होते हैं। किसी भी इंसान के पास भी, जो चाहे वो जो भी हो, उसके रिसोर्सेज जो हैं वो हमेशा लिमिटेड ही होंगे, और उसकी जो ख्वाहिशात हैं, जो उसकी वांट्स हैं, जो उसकी नीड्स हैं, वो हमेशा ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए आवाज़ क्लियर है ना? तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या करता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है, उन तमाम जितने भी आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आप उनसे जो भी आप गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं, किसी एक फर्म के पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, मैक्सिमम रिसोर्सेज हैं, जिनसे वो मैक्सिमम गुड्स, अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा होता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है उन तमाम उन उस प्रोडक्शन लेवल को शो करता है। एक्चुअली ये इसकी पहली 2 लाइनों में is a production PPF, production possibility curve, is which joins all the points showing the maximum amount of goods। याद रखिएगा, maximum amount of goods and services which a country, यहाँ पर country भी हो सकता है, firm भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और individual can produce in a given time with a limited resources। ये बात याद रखने की कि आपके पास resources limited हैं। एक आपके पास लिमिट, जी नहीं, मेरा ये लेक्चर नेट पे अवेलेबल नहीं है। मैं वैसे पढ़ाता हूँ इधर वर्चुअल में, लेकिन अभी आपके कोरोना की वजह से मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, यहाँ हम थे PPF की डेफिनेशन के ऊपर थे। आप लोग सारे हैं किस किस सिटी से, ज़रा बताएं। इस्लामाबाद से कौन कौन है? जी मैं इस्लामाबाद से हूँ। ओके जी, आगे चलते हैं। मैं तो गोल गोल के थक गया हूँ। आपको पहले इस डायग्राम पे आ जाओ। ये हाँ, ये आपका। चलें जी, ये पता नहीं यहाँ पे कौन सी लिखी हुई है, दो प्रोडक्ट्स। यहाँ पर आप कोई भी दो प्रोडक्ट्स लिख लें। एक पे आप कार लिख लें और दूसरे पे मेरे हमें ये वैन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे तो बहुत ब्लर है।
एक सेकंड, इसका फ़ॉन्ट साइज छोटा करके देखता हूँ। वाइन लिखा हुआ है आई थिंक सो। पहले आप लोग लेक्चर ले लें, ये बाद में कर लीजिएगा। आगे पढ़ना है या इधर ही स्टॉप करूँ? ये टॉपिक बहुत बड़ा है वैसे। पता नहीं, ये एडमिन वाले बताएंगे। चलें, जितना आपने पीछे पढ़ा है ये आप सारा जो है ना गो थ्रू करेंगे। और फिर मैं परसों को आपसे पूछूंगा अभी। ये लेंथी है, इस वजह से मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें करा कर, और ऊपर तो वैसे टर्म्स ही हैं, इतना कोई ख़ास नहीं है, लेकिन फिर भी जब तक आपको ये टर्म्स क्लियर नहीं होंगी तो फिर आप आगे नहीं चल सकते। अच्छा, इसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन याद रखिएगा। देखें, हमेशा हमारे पास जो है ना वो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। दुनिया में होते ही हमेशा 4। एक होती है लैंड, एक होती है लेबर, एक होती है कैपिटल, और एक होती है इंटरप्राइज। लैंड आपको पता है ज़मीन। कैपिटल किसी भी बिजनेस की जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है, या जो भी उसके बिजनेस चलाने के लिए कैपिटल कहते हैं, कोई भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो उसकी ज़रूरी होती है, ठीक है। इसमें मशीन्स भी आ सकती हैं, अच्छा प्लांट्स भी आ सकते हैं, जो इनिशियली आपको कोई फैक्ट्री वगैरह लगाने के लिए मशीन चाहिए होती है, कोई प्लांट चाहिए होता है, कोई बिजनेस, ये सारा आपके कैपिटल में आ जाता है। लेबर, लेबर वो लोग जो मैन पावर होती है। और इंटरप्रेन्योरशिप वो होते हैं जो लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन को इंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। ये चार चीज़ें जब तक नहीं होंगी तो फिर कोई भी काम कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता। ये चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके आते भी है पेपर में। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। इसके अलावा ऊपर क्या स्किप किया है? गुड्स और सर्विसेज का आप लोगों को पता ही होगा। गुड्स मेरा ख्याल में इनफ है आज के।